आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट में आईपीओस का जबरदस्त क्रेज चल रहा है। फिजिक्स वाला से लेकर लेंसकार्ट तक हर कोई अपनी कहानी लेकर आ रहा है। लेकिन ये जो इतनी हाइप है, क्या वो हकीकत से मेल खाती है? तो चलिए इस पूरी चमक दमक के पीछे की असलियत को समझते हैं। ये एक ऐसी बात है जो सीधी भी है और सच्ची भी, और सोचने पर मजबूर कर देती है। यह हमें शुरुआत में ही ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या ये आईपीओज असल में उतने कीमती हैं जितना उन्हें बताया जा रहा है। आईपीओ की जो हाइप होती है ना, वो हमेशा सीधी साधी नहीं होती। जैसे एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने आईपीओ के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा लिया, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। वहीं दूसरी तरफ लाइफस्टाइल ब्रांड बोट के फाउंडर्स ने आईपीओ से ठीक पहले अपनी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस छोड़ दी, जिससे इन्वेस्टर्स के मन में एक चिंता पैदा हो गई। लेकिन आज हम अपना फोकस एक ऐसी कंपनी पर रखेंगे जो इस पूरी बहस के सेंटर में है, लेंसकार्ट। अब जरा इस पर नजर डालिए। लेंसकार्ट की वैल्यूएशन में एक चौंकाने वाला उछाल आया। आईपीओ से कुछ महीने पहले ही कंपनी की वैल्यू थी लगभग 8,700 करोड़ रुपए, और आईपीओ के टाइम तक ये बढ़कर हो गई 70,000 करोड़ रुपए। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सिर्फ 3 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि कंपनी की वैल्यू 700% बढ़ गई? मतलब ना तो प्रॉफिट्स में कोई जबरदस्त उछाल आया, ना ही रेवेन्यू में, तो फिर ये वैल्यूएशन आया कहां से? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 700% की ग्रोथ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा उछाल है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अच्छा, चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। लेंसकार्ट का प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो है 235। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आज लेंसकार्ट में इन्वेस्ट करता है तो अपना पैसा वापस कमाने में उसे 235 साल लग जाएंगे, बशर्ते प्रॉफिट्स वैसे ही रहें। अब इसकी तुलना भारत की दूसरी बड़ी कंपनियों से कीजिए, जिनका पीई रेशियो आमतौर पर 25 से 40 के बीच होता है। यह फर्क साफ दिखाता है कि लेंसकार्ट की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा है। तो फिर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पैसे के पीछे जाना होगा। यह समझना होगा कि इस आईपीओ से आखिर फायदा किसका हो रहा है। चलिए पता लगाते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जुलाई 2025 में लेंसकार्ट के फाउंडर ने शेयर खरीदे, जब कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए थी, और उसके कुछ ही महीनों बाद उसी कंपनी का आईपीओ 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर लॉन्च कर दिया गया। और ये देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात, फाउंडर ने एक शेयर के लिए सिर्फ 52 रुपए दिए, जबकि आम पब्लिक को वही शेयर आईपीओ में 400 रुपए का ऑफर किया गया। ये जो कीमत का फर्क है, ये बहुत बड़ा है और कई सवाल खड़े करता है। सिर्फ इस एक ट्रांजैक्शन से फाउंडर ने कुछ ही हफ्तों के अंदर 820 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब देखिए, हो सकता है ये कानूनी तौर पर सही हो, लेकिन ये पारदर्शिता और नैतिकता पर गंभीर सवाल तो उठाता ही है। जैसा कि ये डोनट चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, आईपीओ से जो 7,000 करोड़ रुपए उठाए गए हैं, उसमें से सिर्फ 2,000 करोड़ ही कंपनी की ग्रोथ में लगेंगे। बाकी के 5,000 करोड़ रुपए शुरुआती इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के पास जाएंगे, जो अपना हिस्सा बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बस यहीं से असली चिंता शुरू होती है। जब शुरुआती इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स मोटा प्रॉफिट कमाकर निकल रहे हैं, तो क्या आम निवेशक एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहा है जिसका बेस्ट टाइम शायद पहले ही जा चुका है? लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। फाउंडर्स का कहना है कि उन्होंने सालों तक रिस्क उठाया है। शुरुआती इन्वेस्टर्स को भी अपने फंड्स को पैसा लौटाना होता है। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना यह दिखाता है कि उन्हें बिजनेस में दम नजर आता है, और सेबी के नियमों के मुताबिक भी ये प्रोसेस गलत नहीं है। देखिए, लेंसकार्ट की ये जो कहानी है, ये कोई अकेली नहीं है। ये समझने के लिए कि ये सब इतना जरूरी क्यों है, हमें हाल के कुछ दूसरे बड़े टेक आईपीओस के परफॉर्मेंस पर भी एक नजर डालनी होगी। पेटीएम तो याद ही होगा। 2021 में देश का सबसे बड़ा आईपीओ बहुत धूमधाम से लॉन्च हुआ था, लेकिन लिस्टिंग के बाद ही 30% से ज्यादा गिर गया और इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नायका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आईपीओ के बाद स्टॉक की वैल्यू लगभग डबल हो गई, लेकिन जैसे ही ग्रोथ धीमी पड़ी और कंपटीशन बढ़ा, स्टॉक की कीमत आईपीओ के लेवल से भी नीचे चली गई। अब जोमैटो का केस थोड़ा अलग है। शुरुआत में इसका स्टॉक भी गिरा, लेकिन जब कंपनी ने क्विक कॉमर्स की मदद से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाए, तो मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। स्टॉक ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि अपने आईपीओ प्राइस को भी पार कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ ग्रो जैसे स्टार्टअप्स भी हैं जो आईपीओ के टाइम पर पहले से ही प्रॉफिटेबल थे,
यहाँ इन्वेस्टर्स को भविष्य के सपनों पर नहीं बल्कि एक मुनाफा कमाने वाले बिजनेस पर पैसा लगाने का मौका मिला और इसका स्टॉक परफॉर्मेंस भी मजबूत रहा है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए? जब अगला बड़ा आईपीओ आए तो इस हाइप में बह जाने से पहले क्या सोचना जरूरी है? तो इसके लिए एक सिंपल 3 पॉइंट चेकलिस्ट है। पहला, अपना टाइम होराइजन देखिए, क्या लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, वैल्यूएशन को समझिए, क्या ये मौजूदा परफॉर्मेंस पे टिकी है या सिर्फ भविष्य की उम्मीदों पर। और तीसरा, सबसे जरूरी, हाइप को इग्नोर करें। सिर्फ इसलिए कि कोई आईपीओ बहुत पॉपुलर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिटेबल भी होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आईपीओ किसी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का अगला चैप्टर है या फिर ये शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड बाय किस है ताकि वो अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकें? इसका जवाब हर आईपीओ के लिए अलग हो सकता है और एक इन्वेस्टर के तौर पर यह फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा।